वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो डिकम्पोजिशन का ही जो प्रॉपर्टीज़ कल हमने पढ़ी थी उसका सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में हमने चेक किया था कि कोई भी रिलेशन आर जो है, मैं एक बार जल्दी से उसका क्विक रिव्यू दे देती हूँ। हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि कोई भी अगर रिलेशन आर है और अगर उसको हम डिकम्पोज करते हैं मल्टीपल रिलेशंस में, तो उनकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है अगर वो कवर कर रही है आपके ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी को एफ को, तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका डिकम्पोजिशन है वो कैसा है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है। आज जो सेकंड प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई डिकम्पोजिशन लॉसलेस है या नहीं, ये आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो यहाँ पे लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन पढ़ने से पहले हमें तीन यहाँ पे जो सिंबल्स हैं उनका मीनिंग क्या है और वो उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन या उससे क्या क्या परफॉर्म होता है वो हमें पहले चेक करना है। इसके बाद हम लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो है जो सिंबल होता है पाई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन को। नाउ व्हाट प्रोजेक्शन मीन्स, प्रोजेक्शन इट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट सम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फ्रॉम रिलेशन आर। तो सपोज यू हैव वन रिलेशन आर विच हैज थ्री एट्रीब्यूट्स ए बी एंड सी और उस पे ये डेटा आपको गिवन है। आपने प्रोजेक्शन लगाया है बी सी, दो एट्रीब्यूट्स पे, बी पे और सी पे, और रिलेशन है आपका आर। तो इसका मतलब जो प्रोजेक्शन है पाई, ये आपको क्या रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, ये आपको जो भी आपने जिस एट्रीब्यूट्स पे प्रोजेक्शन को अप्लाई किया है उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज या उसके डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स को आपको आउटपुट में देगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए, एक तो 1 और 2 मिल जाएगा, लेकिन अब 2 और 1 दो टाइम्स आ रहा है, तो इनमें से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड इंक्लूड होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स का डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड ही यहाँ पे आउटपुट में प्रेजेंट करता है। तो 2 और 1 एक बार आ जाएंगे, ठीक है, और 2 और 2 यहाँ पर ये भी एक बार आ जाएगा। तो ये आपका पाई ऑफ बी सी ऑन रिलेशन आर का आउटपुट होगा। तो ये तो हो गया पाई, दैट इज स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट सिंबल इज सिग्मा विच इज स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन। Now what selection means? Select records of R, those are satisfied condition C. इसका मतलब selection के ऊपर आपकी लगेंगी कोई conditions, और वो conditions अगर आपकी true होती हैं तो वो records हम extract करेंगे आपके relation R में से। अगर उसके लिए हम सेम ही एग्जाम्पल लें, जैसे हमें ऊपर R दे रखा है और यहाँ पे हमने लगा रखा है कि R डॉट A, मतलब R के A एट्रीब्यूट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 2 एंड, अब ये जो सिंबल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड, मतलब बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। ओके, और दूसरी हमने जो कंडीशन लगा रखी है कि आर डॉट सी एट्रीब्यूट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 1 से, तो ही आपको उस रिलेटेड वैल्यूज का रिकॉर्ड यहाँ पे या टप्पल वैल्यू आपको आउटपुट में देनी है। तो देखिए आर डॉट ए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे हो गई, यहाँ हो गई और यहाँ हो गई, ठीक है। और R डॉट सी, यानी C जो है उसकी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 1 कहाँ पर है, अगर उसकी वैल्यूज हम देखें, C की लेस देन इक्वल टू 1 वैल्यूज हैं, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो उस केस में आपकी देखो R डॉट A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे ट्रू था 4, लेकिन यहाँ इस कॉरेस्पॉन्डिंग टपल के लिए R डॉट C की वैल्यू 2 थी, जो कि इस कंडीशन को फॉल्स कर रही थी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि R डॉट C लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, इसलिए ये रिकॉर्ड हम नहीं लेंगे। तो हमारे दो रिकॉर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे, 2 to 1 एंड 3 to 1। इसके अंदर एट्रीब्यूट सारे सेलेक्ट होंगे, यहाँ पे जो C है वो रिप्रेजेंट करता है कंडीशन को, जबकि पाई के यहाँ पे जो वैल्यूज आप देते हो वो रिप्रेजेंट करती है उस रिलेशन के एट्रीब्यूट्स को। नाउ नेक्स्ट सिंबल होता है हमारा क्रॉस का, इसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। R क्रॉस S का मतलब क्या होगा, इट रिजल्ट्स ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ R फॉलोड बाय ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ S, ओके, with each record of R paired with each record of S. What it means, आपको दो रिलेशंस दे रखे हैं R एंड S एंड यू हैव टू परफॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बिटवीन देम। तो आपको क्या करना होगा, जो R रिकॉर्ड है उसके हर टपल जो है उसका पेयरिंग होगी आपके S रिकॉर्ड के एवरी टपल से, ठीक है। तो जैसे सपोज R के अंदर आपकी टपल्स हैं N
और S के अंदर टपल्स है आपकी M। तो जब आप R क्रॉस S करोगे तो उस रिलेशन की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, N क्रॉस M। कार्डिनैलिटी हमारे नंबर ऑफ टपल्स होती थी कि कितनी नंबर ऑफ टपल्स प्रेजेंट है रिलेशन में, तो R की कार्डिनैलिटी N है, S की कार्डिनैलिटी M है, तो R क्रॉस S की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, N क्रॉस M, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, every record of R is paired with the every record of S। That means जैसे अगर हम 1 1 2 की बात करें तो ये जो रिकॉर्ड है ये पेयर होगा 3 4 से भी और ये पेयर होगा 5 4 से भी। इसी तरीके से अगर हम 2 1 3 की बात करें इस रिकॉर्ड की तो ये भी पेयर होगा 3 4 से और 5 4 से। सेम अगर हम बात करें 3 2 3 वाले टपल की तो ये भी 3 4 से रिकॉर्ड होगा, पेयर करेगा, और ये 5 4 से भी पेयर करेगा। तो देखो 2 इसके हो जाएंगे, देन 2 इधर, 2 + 2 4 + 2 is 6। तो टोटल कार्डिनैलिटी क्या होगी इस केस में, 6। एन यहाँ पे कितना था, 3, और एम यहाँ पे कितना था, 2। तो हम क्या कह रहे हैं कि R क्रॉस S की कार्डिनैलिटी होनी चाहिए N क्रॉस M या फिर M क्रॉस N, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 3 क्रॉस 2 is 6। तो 3 into 2, दिस इज द आंसर। तो कई बार क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि R क्रॉस, आपको कोई रिलेशन दे रखे हैं R एंड S और उनका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो आपकी कार्डिनैलिटीज कितनी होंगी रिजल्टेंट टेबल में। तो ये आरपीएससी प्रोग्रामर में भी, और अगर आप कोई दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स देते हो तो उनमें ये कार्डिनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर सपोज रिलेशन R के अंदर 3 वैल्यूज है ना, 3 टपल है, लेकिन S जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है। इसका मतलब यहाँ पे 0 रिकॉर्ड है और यहाँ पे N रिकॉर्ड्स है। तो उस केस में आपकी R क्रॉस S की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, N into 0 is 0। तो कितनी हो जाएगी, 0 रिकॉर्ड्स की। ओके, N क्रॉस M ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगा, जब दोनों की वैल्यूज 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल जॉइन, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल जॉइन। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट तो हम अप्लाई करते हैं बट विथ सम कंडीशंस। तो इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, सिग्मा विथ सम कंडीशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस S। C is the equality between all common attributes। तो ये जो C कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है, equality between all common attributes of R and S। After that what you will do, you will apply projection on that operation। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन जो होता है वो किस पे, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो वो सिर्फ डिस्टिंक्ट वाले को इस आउटपुट में प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखो हम इसको completely कैसे लिख सकते हैं, R is natural join S means you have to firstly perform the cross product, then you have to check the common attribute between R and S। After calculating this you have to project the distinct records in the table। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे हमने किया था, जब हमने R क्रॉस S किया था तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट अगर आप देखें तो क्या है, C है। ठीक है, यानी कि C की इक्वालिटी को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 = 3 है, नहीं है, तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। देन 2 = 5 है, ये भी नहीं है, तो ये वाला रिकॉर्ड भी इसमें नहीं आएगा। ये देखिए 2 = 3 नहीं आएगा, 2 = 5 नहीं आएगा। 3 = 3 है, तो ये वाला रिकॉर्ड हम इंक्लूड करेंगे हमारे रिजल्टेंट टेबल में। 3 = 5 नहीं होता तो ये भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। देन 3 = 3 अगेन, तो ये वाला रिकॉर्ड भी हम हमारे टेबल में इंक्लूड करेंगे। और नेक्स्ट क्या है आपका 3 = 5, 3 = 5 भी नहीं होता, यानी ये रिजल्ट भी नहीं होगा। अब देखिए एक रिकॉर्ड तो हमारा आया 2 1 3 3 4 और एक आया 3 2 3 3 4। दोनों रिजल्ट्स अलग हैं, दोनों टपल्स अलग हैं, इसलिए दोनों रिकॉर्ड्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे रिजल्टेंट या आउटपुट टेबल में। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, पाई प्रोजेक्शन क्या है, सिग्मा क्या है और नेचुरल जॉइन क्या है। और नेचुरल जॉइन में आप कैसे कर सकते हो, तो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आर नेचुरल जॉइन एस मीन्स पाई ऑफ, देखो पाई जब आप प्रोजेक्शन लोगे तो उसमें एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे, ए बी सी
D एंड E, C और D तो कॉमन है इसलिए A, B, C, D और E, C और D एक बार ही आएंगे। और आप इसके ऊपर ये तो बाय डिफॉल्ट तो इक्वालिटी का रहता है, लेकिन अगर इक्वालिटी नहीं है तो आप खुद से भी कोई कंडीशंस लगा सकते हो। जैसे यहाँ मैंने कंडीशन लगाई है कि यहाँ पे, अच्छा सॉरी, खुद से कंडीशन नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, C और D दो एट्रीब्यूट्स है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, दोनों कॉमन एट्रीब्यूट्स की इक्वालिटी चेक होगी, यानी कि R डॉट C इज इक्वल टू S डॉट C एंड R डॉट D इज इक्वल टू S डॉट D। दोनों की इक्वालिटीज चेक होंगी और जहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वल आपको मैच हो जाएंगी, वहां से आप क्या करोगे, उन एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट करोगे रिजल्टेंट टेबल में। अगर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होता, सपोज R ऑफ AB एंड S ऑफ CD, कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होता, तो उस केस में नेचुरल जॉइन जो है वो किस तरीके से ट्रीट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की तरह से। क्यों? क्योंकि आप कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो कोई कॉमन टपल भी नहीं आएगी, तो इसके अंदर जितनी कार्डिनैलिटी, सपोज इसकी n है और इसकी m है, तो रिजल्टेंट टेबल की कार्डिनैलिटी हो जाएगी यहाँ पे n इंटू m, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, अब हम पढ़ते हैं लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन क्या होता है। इन सबको पढ़ाने का पर्पस ये था क्योंकि ये सब जो हमने जितने भी अभी यहाँ पे सिंबल्स पढ़े हैं, जो भी इनके ऑपरेशंस देखे हैं, ये सब आपके काम आने वाले हैं लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन में। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ अ R विथ इंस्टेंस R decomposed into relation R1 and R2 with the instances R1, R2। यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी इंस्टेंसेस की, ये जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने R रिलेशन है जिसकी इंस्टेंसेस है R, और इसको डिवाइड कर दिया है R1 और R2 में जिसकी इंस्टेंसेस है स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2। If you perform natural join on R1 and R2, if it equals to R, okay, if it equals to instances of R, then it is lossless join, ठीक है। Otherwise, if R1 natural join R2 is a superset of R, then it will be a lossy join. Lossy join means data loss, okay। तो यहाँ पर हमें जो भी रिलेशन दे रखा होगा उसके इंस्टेंसेस दे रखे होंगे, जो डिकम्पोज रिलेशन के इंस्टेंसेस है उन पर नेचुरल जॉइन अप्लाई करना है और फिर चेक करना है कि नेचुरल जॉइन अप्लाई करने के बाद अगर उनके इंस्टेंसेस आपके आर के इक्वल होते हैं तब तो लॉसलेस होगा, और अगर वो सुपर सेट बन जाते हैं, सुपर सेट मतलब एडिशनल और भी इंस्टेंसेस आ जाते हैं, तो उस केस में वो हो जाएगा आपका लॉसी जॉइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको दे रखा है एस आई डी, एस नेम, सी आई डी एंड फी, ये चार आपको एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं रिलेशन आर में, और इसको इन्होंने डिकम्पोज कर दिया R1 और R2 में। R1 में इन्होंने लिया स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट आईडी यूनिक आ जाएगी S1 S2 एंड स्टूडेंट नेम आ जाएंगे A एंड B। R2 जो इंस्टेंस है उसमें इसने लिया है स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड फी, तो S1 S1 S2 C1 C2 C2 5 5 4, इस पे आपको अप्लाई करना है नेचुरल जॉइन। अगर हम नेचुरल जॉइन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या है आपका, स्टूडेंट आईडी, तो इनकी इक्वालिटीज को हम चेक करेंगे। तो देखो S1 और S1 यहाँ पर है, ठीक है, फिर S1 यहाँ पर भी है और S2 ठीक है। तो एक हमारा एक जो रिजल्टेंट टेबल है उसके अंदर एक टपल तो क्या हो जाएगी S1 A C1 5, ओके। दूसरी हो जाएगी S1 यहाँ पे है और यहाँ पे इक्वल है तो S1 A C2 5, और थर्ड टपल क्या हो जाएगी S2 B C2 4। ये तीन टपल्स हमारे पास आ जाएंगी रिजल्टेंट टेबल में। अब आपको चेक करना है इसके इंस्टेंसेस को आपकी रिलेशन R के इंस्टेंसेस से। तो अगर हम इसके रिलेशन के इंस्टेंसेस को चेक करें तो दोनों इक्वल हैं। आप देखिए इसमें भी तीन टपल्स हैं, इसमें भी तीन टपल्स हैं और तीनों इक्वल है एक दूसरे से। तो ये किस तरीके का डिकम्पोजिशन हो गया आपका, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसे डिवाइड करें R1 रिलेशन में जहाँ पे हमने SID और स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम लिया है, और R2 जिसमें हमने कोर्स आईडी और फी को इंक्लूड किया है, अगर हम इन दोनों को इन पे नेचुरल जॉइन अप्लाई करते हैं तो नेचुरल जॉइन अप्लाई करने पे यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे कोर्स आईडी और फी है। अगर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो उस केस में आपका R1 नेचुरल जॉइन R2 किस तरीके से ट्रीट होगा, R1, ये मैंने बताया था, R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2,
उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे दो हैं वैल्यूज कार्डिनलिटी इसकी और इसकी कार्डिनलिटी 3 है, तो आंसर में कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 3 हो जाएगी विच इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ से देखो इस आंसर से पता चल रहा है कि कार्डिनलिटी की वजह से टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितनी आ रही है रिलेशन में 6, जबकि आपके एक्चुअल रिलेशन में कितनी टपल्स थी 3। तो कार्डिनलिटी ही मैच नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली R1 क्रॉस R2 जो है वो सुपर सेट बनेगा R का, तो ये लॉसी जॉइन होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं इसको एग्जांपल में भी देखिए, यहाँ पे जब आप R1 क्रॉस R2 परफॉर्म करोगे तो S1A जो है वो इन तीनों से पेयरिंग करेगा, ठीक है, और S2B जो है वो भी तीनों से पेयरिंग करेगा। ओके, तो उस केस में ये आपको रिजल्टेंट टेबल मिल जाएगी और इस टपल में आप इस रिजल्टेंट रिलेशन में आपकी कार्डिनलिटी आ रही है 6, जो कि आपके ओरिजिनल रिलेशन R से मैच नहीं कर रही, इसलिए ये किस तरीके का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, लॉसी। ओके, so here we lose the consistency as well as the functional dependency, that means we are losing the data। इसकी डेफिनेशन हम आप कैसे समझ सकते हैं, let R be the relational schema with instances R and decompose into relation R1 to Rn with instances R1, R2 up to so and Rn। तो इन जनरल क्या होता है आपका, जो R1 से आप Rn तक का नेचुरल जॉइन करते हो या तो इक्वल होता है या सुपरसेट होता है R का। अगर वो इक्वल होता है तब तो हम बोलेंगे लॉसलेस जॉइन, और अगर वो सुपरसेट हो जाता है, इन दोनों को ब्रेक करके देखते हैं, तो अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तब तो वो लॉसलेस जॉइन हो जाएगा, और अगर हम सुपरसेट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका लॉसी जॉइन डिकम्पोजिशन। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हमने रिलेशन R लिया है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स है A, B एंड C, और यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो हुआ है R1AB और R1AB एंड R2AC, दिस इज R2। ओके, तो यहाँ पे देखिए A, B इसकी वैल्यूज ले ली और यहाँ पे हमने A और C की वैल्यूज ले ली। अब जब हम इन पे अप्लाई करेंगे नेचुरल जॉइन, मींस R1 नेचुरल जॉइन टू R2, तो यहाँ पे जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो है A। तो सबसे पहले A को अगर हम देखें तो A से आपका कौन कौन सा पेयर बन जाएगा, एक तो बन जाएगा 1 2 3, एक बन जाएगा 1 यहाँ पे भी मैच हो रहा है तो 1 2 4। अब 3 और 3 मैच हो रहा है तो 3 3 4, ये वाली वैल्यू एक आ जाएगी, और एक आपका मैच हो रहा है 4 4 3, तो ये एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब आप इसको चेक करेंगे आपके ओरिजिनल रिलेशन R से, तो सेम वैल्यूज हैं दोनों में, इसलिए किस तरीके का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, लॉसलेस। अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, आपने जो डिकम्पोजिशन किया है वो परफॉर्म किया है R1 AC एंड BC पे, यहाँ पे तो AB और AC था। अब हमने जो डिकम्पोजिशन परफॉर्म किया उसमें इंस्टेंसेस क्या है, AC एंड BC, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉमन एट्रीब्यूट हो गया C। तो अब देखिए C जो कॉमन एट्रीब्यूट है तो उस केस में एक तो हो जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हमने यहाँ ले ली है ना, एक आ जाएगी 1 2 4, क्योंकि C और C हमें ये दोनों की वैल्यू चेक करनी है, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा एक दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 2 4। नेक्स्ट इज 3, और ये भी 4 4 सेम है इसलिए 3 3 4 भी एक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज 4 3 4 4 3 आ जाएगी एक वैल्यू, ठीक है, तो ये आ गई आपकी 4 4 3। तो देखो ये 4 वैल्यूज तो यहाँ पे आ गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप देखिए 3, ये जो 3 है ये आपका लास्ट टपल से भी मैच हो रहा है, इसलिए एक और कौन सा आपका टपल इंक्लूड होगा, 1 4 3 1 4 3। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए जो 4 है ये आपका थर्ड रिकॉर्ड से भी मैच हो रहा है, तो उस केस में 1 3 4 ये भी आपका आ जाएगा एक टपल। इस तरीके से यहाँ पे जो ये 4 है ये सेकंड टपल से भी मैच हो रहा है, तो 3 2 एंड 4, ये देखिए 3 2 एंड 4 भी आ गया। और जो लास्ट टपल है 4 3 वो आपका फर्स्ट टपल से मैच हो रहा है R2 के, तो यहाँ पे 4 2 3 ये रिकॉर्ड भी आ जाएगा। अब अगर आप ओरिजिनल रिकॉर्ड देखें तो उसमें थे सिर्फ 4 टपल, और जो आपने R1 नेचुरल जॉइन R2 करा उसमें कितने टपल्स आ गए आपके, 8 टपल्स, इसमें आ गए आपके 8 टपल्स। तो
अगेन ये डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा आपका लॉसी। फर्स्ट वाला हमारा लॉसलेस था, ये वाला लॉसी था। ठीक है, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स आ गए क्योंकि डिकम्पोजिशन यहाँ पे रॉन्ग है। अब अगर हम देखें तो ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे से टपल्स थे, इसलिए हमने यहाँ पे इनको हार्ड कोड करके देख लिया, सबको वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे रिजल्टेंट टेबल बना ली। लेकिन सपोज यहाँ पे अगर 9 टपल्स होती और यहाँ पे कुछ 7 टपल्स होती और कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं होता, तो आप क्या करते, 9 क्रॉस 7 जो आपकी कार्डिनलिटी बनती वो 54 टपल्स की बनती। तो एग्जाम टाइम में 54 टपल्स के लिए एक रिजल्टेंट रिलेशन बनाना इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ये हम नहीं कर सकते। तो वी नीड टू फाइंड सम शॉर्टकट और वी नीड टू फाइंड सम एनालिसिस ऑन दिस काइंड ऑफ रिलेशंस। तो उसके लिए यहाँ पे लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन में इन्होंने एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया है जिसमें क्या बोलते हैं कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी डिकम्पोजिशन लॉसलेस है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करो, जिन भी रिलेशंस को डिकम्पोज किया गया है जितने में भी, जैसे यहाँ पे हमने R1 और R2 में डिकम्पोज किया था, उनका आप ले लो उन एट्रीब्यूट्स का इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन लेने पे जो आपका एक भी एट्रीब्यूट आता है, अगर वो सुपर की है कोई भी एक रिलेशन की, आइदर R1 और R2, देन योर रिलेशन विल बी इन अ लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। ठीक है, और अगर लॉसी जॉइंट की बात करें तो अगर इंटरसेक्शन करने पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट आता ही नहीं है, या फिर क्या कहें, अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट आता है लेकिन वो सुपर की नहीं है कोई भी रिलेशन की, तो उस केस में आपका डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा, लॉसी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने के लिए रिक्वायर्ड है एग्जाम पर्पज से, कि अगर रिलेशन R है और उसको आपने डिकम्पोज किया है मल्टीपल रिलेशंस में, R1, R2, R3 अप टू सो ऑन, अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेते हो और इंटरसेक्शन लेते लेते जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट किसी भी एक रिलेशन की सुपर की है, ठीक है, तो उस केस में तो आपका रिलेशन हो जाएगा लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। अदरवाइज आपका डिकम्पोजिशन कैसा होगा, लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन, क्योंकि अगर कॉमन एट्रीब्यूट आ भी रहा है लेकिन वो कॉमन एट्रीब्यूट किसी की भी सुपर की को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, तो उस केस में आपका डिकम्पोजिशन हो जाएगा लॉसी जॉइंट। जैसे देखिए, ये अगर क्वेश्चन हम देखें, यहाँ पे R1 इज A B C, ओके, और ये एट्रीब्यूट्स ये आपको दे रखी है, इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी A to B एंड B to C। यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन हमने जो किया है वो क्या किया है, A B एंड B C। अगर आप इन दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट निकालेंगे तो क्या आएगा, B आएगा। अब आप देखो कि जो रिलेशन R1 है उसकी सुपर की क्या है और रिलेशन R2 की सुपर की क्या है। तो रिलेशन R1 की बात करते हैं तो A to B, तो रिलेशन R1 की तो सुपर की है A, है ना, कैंडिडेट की भी यही है और सुपर की भी यही है। और जो रिलेशन R2 है उसमें B टेंड्स टू C, तो इस क्योंकि B C को डिटरमाइन कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो B जो है इसकी कैंडिडेट की भी हो जाएगी एंड एवरी कैंडिडेट इज सुपर की, तो B इसकी सुपर की भी हो जाएगी। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जब हम R1 इंटरसेक्शन R2 कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, B मिल रहा है कॉमन एट्रीब्यूट, और जो कॉमन एट्रीब्यूट मिल रहा है वो सुपर की है R2 की, इसलिए इस केस में आपका डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा, लॉसलेस। सिंपल सा फंडा है, रिलेशन R लेना है, उसके जितने भी उन्होंने डिकम्पोजिशंस की हैं उन डिकम्पोजिशंस को इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन पे जो भी कॉमन एट्रीब्यूट मिलता है उस एट्रीब्यूट को चेक करना है कि वो किसी भी एक रिलेशन की अगर सुपर की है, अगर है तब तो डिकम्पोजिशन लॉसलेस हो जाएगा, अदरवाइज लॉसी। जैसे यहाँ पे देखो, एक डिकम्पोजिशन लिया है इन्होंने जिसमें AC एंड BC इन्होंने एट्रीब्यूट्स में इनको डिकम्पोज किया है। कॉमन अगर हम इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे इन रिलेशंस का, तो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट क्या आ जाएगा, C। लेकिन अब आप अगर C को देखें तो C, अगर A C की बात करें तो यहाँ पे आपकी सुपर की या कैंडिडेट की क्या होगी, AC, ठीक है, तो यहाँ पे तो सुपर की C नहीं है। अगर यहाँ पे बात करो तो यहाँ आपकी कैंडिडेट की और सुपर की क्या है, B, क्योंकि C to B यहाँ पे इम्प्लाइड नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में, इसलिए C जो है वो ना तो R1 की सुपर की है ना ही R2 की, ठीक है, तो उस केस में आपका डिकम्पोजिशन हो जाएगा लॉसी। इसी तरीके से एक और देखिए, D3 जो है डिकम्पोजिशन वो किस टाइप का है, AB एंड AC, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एट्रीब्यूट मिलेगा आपको A, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे आपकी जो कैंडिडेट की है वो क्या है, A, और एवरी कैंडिडेट इज सुपर की, और यहाँ पे जो कैंडिडेट की है वो है AC,
तो नॉट अ प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट रिलेशन में ही आपको कैंडिडेट की जो मिल गई है वो ए मिल गई है एंड एवरी कैंडिडेट इज सुपर की, इसलिए ए जो है सुपर की है रिलेशन R1 की। तो इस केस में आपका D3 डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा? लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो D1 हमारा लॉसलेस था, D2 डिकम्पोजिशन हमारा लॉसी था और D3 हमारा अगेन लॉसलेस हो गया। ठीक है, तो इसको इन्होंने इसका डेफिनेशन यहाँ दिया है, रिलेशन स्कीमा R डिकम्पोज इनटू रिलेशंस R1 R2 अप टू सो ऑन Rn। Decomposition is lossless if every attribute of R should present in sub relation. If every attribute of R, सबसे पहले तो ये चीज है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो सब रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा है फॉर सम रिलेशन Ri and Rj can merge into Rij only if, देखो ये रिलेशंस कब मर्ज हो सकते हैं? जब इनका अगर हम इंटरसेक्शन परफॉर्म करें और जो रिलेशन निकले वो सुपर की निकले या तो Ri की या फिर रिलेशन Rj की, तो उस केस में आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। इफ ऑल एन रिलेशंस मर्जेस इनटू सिंगल रिलेशन विदाउट वायलेशन ऑफ लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी देन इट इज अ लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, अदरवाइज लॉसी। तो ये सेम ही जो डेफिनेशन है ये बस मैंने इसलिए बताने के लिए लिखी है, कई बार एग्जाम में इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके आपको बता देते हैं और वो पूछते हैं कि क्या स्टेटमेंट आप इसके लिए करेक्ट मानेंगे, तो इसलिए मैंने ये इसको थोड़ा सा रीड आउट कर दिया था, बट ये सेम ही चीज है जो हमने यहाँ पे समझी थी। ठीक है, तो दिस इज योर lossless decomposition property of your decomposition part. Okay, so that's it for decomposition topic. अब next जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, जो 1NF 2NF 3NF, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज पुट राइट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है, और इसमें अगर कुछ आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।